हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजी 508 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसार एवं नवाचार की अभिग्रहण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रसार एवं नवाचार की अभिग्रहण से आप क्या समझते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। इसको इंग्लिश में होगा यह, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, या प्रसार एवं नवाचार की अभिग्रहण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक समय में नई तकनीकी और विज्ञान की उन्नति का अध्ययन करने वाले लोगों ने बहुत से अद्भुत आविष्कार और नवाचार का सामना किया। नवाचार को इंग्लिश में बोला जाता है इनोवेशन। ठीक है, नवाचार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इनोवेशन। तो आधुनिक समय में नई तकनीक और विज्ञान की उन्नति का अध्ययन करने वाले लोगों ने बहुत से आविष्कार और नवाचारों का सामना किया। इन आविष्कारों को सामाजिक प्रणालियों और व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रवृत्ति देने की प्रक्रिया को ही हम नवाचार का प्रसार और स्वीकृति कहते हैं। तो क्या होता है डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। तो आधुनिक समय में नई तकनीकी और विज्ञान की उन्नति का अध्ययन करने वाले लोगों ने बहुत सारे अद्भुत आविष्कार नवाचारों का सामना किया। इन आविष्कारों को सामाजिक प्रणालियों और व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रवृत्ति देने की प्रक्रिया को ही नवाचार का प्रसार और स्वीकृति कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। इनोवेशन का प्रसार और स्वीकृति। ठीक है, इनोवेशन को नवाचार बोल सकते हैं। नवाचार का प्रसार और स्वीकृति एक सोशल प्रक्रिया, क्या है, सोशल प्रक्रिया है, जो एक नई विचार, उत्पाद या प्रौद्योगिकी की समाज में प्रसार और उसकी स्वीकृति को समझने का कार्य करता है। ठीक है, इनोवेशन का प्रसार और स्वीकृति जो है, यह एक सोशल प्रक्रिया है जो एक नई विचार, उत्पाद या प्रौद्योगिकी की समाज में प्रसार और उसकी स्वीकृति को समझने का एक कार्य करती है। इस प्रक्रिया का समझाया जा सकता है, तो इस प्रक्रिया को किस प्रकार समझाया जा सकता है कि उदाहरण के रूप में एक नई तकनीकी उत्पाद को सामाजिक संरचना में कैसे स्वीकृति प्राप्त होती है और इसका प्रसार कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं इनोवेशन का प्रसार या नवाचार का प्रसार या डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन का प्रसार एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, इनोवेशन जो होता है, नवाचार जो होता है, उसका प्रसार एक सामाजिक प्रक्रिया है जो नई विचार, तकनीकी, उत्पाद या सेवा को समाज में फैलाने की प्रक्रिया को दर्शाती है। नवाचार क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, सब मैंने बताया हुआ पिछले वीडियो में। ठीक है, इसके पीछे जो भी वीडियो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो इनोवेशन का प्रसार एक सामाजिक प्रक्रिया है जो नई विचार, तकनीकी, उत्पाद या सेवा को समाज में फैलाने की प्रक्रिया को दर्शाती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है, जिसमें पहला चरण है जागरूकता। पहला चरण क्या है, जागरूकता, नॉलेज। तो इनोवेशन का पहला चरण है जागरूकता, जिसमें लोग नई तकनीक, विचार या उत्पाद के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि इनोवेशन का प्रसार एक सामाजिक प्रक्रिया है जो नई विचार, तकनीकी, उत्पाद या सेवा को समाज में फैलाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है, जिसमें पहला चरण में होता है जागरूकता, नॉलेज। तो इनोवेशन का पहला चरण होता है नॉलेज, जिसमें लोग नई तकनीकी, विचार या उत्पाद के बारे में जानते हैं। इसमें विशेषज्ञ, मीडिया और अन्य स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना शामिल होता है। ठीक है, नॉलेज में क्या होता है कि हम लोग मीडिया, विशेषज्ञ और अन्य स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है तर्क। तो इस चरण में लोगों को यह विश्वास कराया जाता है कि इनोवेशन उनके लिए उपयुक्त है और इसका लाभ हो सकता है। ठीक है, जो दूसरा चरण होता है तर्क का, इसमें लोगों को यह विश्वास दिया जाता है कि यह जो नवाचार है यह लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है, इससे लोगों को लाभ हो सकता है। यहाँ तर्क सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझाने में भी मदद करता है। अगला पॉइंट है नामुमकिन से संभावित, तो डिसीजन बोल सकते हैं इसको। तो इस चरण में व्यक्तियों ने इनोवेशन को अपनाने या छोड़ने का निर्णय लेना होता है। ठीक है, यह जो चरण होता है, इसमें व्यक्ति को इनोवेशन को अपनाने या छोड़ने का निर्णय लेना होता है। यदि लोग इनोवेशन के पक्ष में रहते हैं तो ये इसे अपनाते हैं, और यदि इसके खिलाफ रहते हैं तो इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अगला अनुसरण, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो लोग निर्णय करते हैं कि वे इनोवेशन को अपनाएंगे, उन्हें वास्तविकता में लागू करना होता है। इसमें तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन का सामना भी करना शामिल होता है। तो यह तो था इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। इसका प्रसार कैसे होता है इनोवेशन का,
या नवाचार का प्रसार कैसे होता है। अब आगे देखेंगे एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की प्रकृति या स्वीकृति इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनोवेशन की स्वीकृति एक चरण होता है जिसमें नई विचार, तकनीकी, उत्पाद या सेवा को समाज में अस्थायी रूप से स्वीकृत किया जाता है। इसका उपयोग आम हो जाता है, इसका उपयोग मतलब आम हो जाता है, आसान हो जाता है। इस प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण भी होते हैं। तो क्या होता है इनोवेशन की स्वीकृति? तो इनोवेशन की स्वीकृति एक चरण है, क्या है? एक चरण है इसका जिसमें नए विचार, तकनीक, उत्पाद या सेवा को समाज में अस्थायी रूप से स्वीकृत किया जाता है और इसका उपयोग आसान हो जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं जिसमें पहला चरण होता है सार्वजनिक स्वीकृति, अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस इसका पहला चरण होता है। तो इस चरण में लोगों को इनोवेशन के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त होती है और इसकी महत्वपूर्णता को समझाया जाता है, ठीक है। यह जो सार्वजनिक स्वीकृति वाली चरण होती है इनोवेशन की, इसमें लोगों को इनोवेशन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कराई जाती है और इसकी महत्वपूर्णता को समझाया जाता है। दूसरा है तात्पर्य, तो लोग इनोवेशन के प्रति रुचि दिखाते हैं और इसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे इसे अधिक से अधिक जानने के लिए कोशिश भी करते हैं। जब इनोवेशन के बारे में उनको जानकारी बताया जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जानने के लिए कोशिश भी करते हैं। अगला पॉइंट है लोग प्रयास, लोग इनोवेशन का प्रयोग करके देखते हैं और इसके लाभों को अनुभव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, जब इनोवेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं और इसके लाभों का अनुभव करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? स्थिर स्वीकृति, अडॉप्शन। तो अडॉप्शन को ही हिंदी में बोला जाता है स्वीकृति, ठीक है। इसी को हिंदी में बोला जाता है स्वीकृति। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रसार एवं नवाचार के अभिग्रहण से आप क्या समझते हैं, तो इसको स्वीकृति बोल सकते हैं और अभिग्रहण भी बोल सकते हैं, मतलब ग्रहण करना, अडॉप्ट करना, ठीक है। तो स्थिर स्वीकृति, इस चरण में लोग इनोवेशन को अस्थायी रूप से स्वीकृत करते हैं और इसे अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं। इससे इनोवेशन का समृद्धि से परिचय होता है और यह सामाजिक परिवर्तन का कारक बन जाता है, ठीक है। तो यही आप लोगों का पहला क्वेश्चन था जो था वह सॉल्व हो चुका है पूरा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अच्छी परिचर्चा का स्वस्थ संप्रेषण में योगदान लिखिए, ठीक है। अच्छी परिचर्चा का स्वस्थ संप्रेषण में योगदान लिखिए। अच्छी परिचर्चा मतलब क्या हो गया? गुड डिस्कशन का स्वस्थ संप्रेषण में मतलब हेल्दी कम्युनिकेशन में क्या रोल है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक स्वस्थ संवाद, स्वस्थ संवाद मतलब अच्छी तरह से संवाद करना, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से होना, उसी को बोल सकते हैं स्वस्थ संवाद, ठीक है। तो एक स्वस्थ संवाद में महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है। एक स्वस्थ संवाद में जो एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह सही समय पर सही तरीके से बातचीत करने का एक आदर्श माध्यम होता है। यह लोगों को समझने, जानने और साझा करने का मौका प्रदान करता है, ठीक है। ये जो अच्छी परिचर्चा होता है यह लोगों को समझने, जानने और साझा करने का मौका प्रदान करता है जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि होती है। तो यहाँ पर कुछ मुद्दों को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है सही समय पर जवाब। तो एक स्वस्थ संवाद में लोग सही समय पर उत्तर देने के लिए सतर्क रहते हैं। यदि कोई भी सवाल पूछा जाता है तो एक अच्छा संवाद सकारात्मकता और समझदारी की भावना को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि यदि स्वस्थ संवाद होगा वहां पे तो सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा, मतलब किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुरंत उसका जवाब देगा। तो यह हो गया एक स्वस्थ संवाद का पहला स्टेप। दूसरा है सुनने की क्षमता। तो सभी प्रतिभागियों का सुनने में रुचि और क्षमता भी संवाद को महत्वपूर्ण बनाती है। यदि हर कोई सुनता है और समझता है तो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने का संवाद का सही मौका मिलता है। तीसरा पॉइंट है संवेदनशीलता, संवेदनशील समर्थन, ठीक है। तो एक स्वस्थ संवाद में लोगों का आपसी समर्थन एक दूसरे के विचारों को समझने में मदद करता है, ठीक है। एक स्वस्थ संवाद में लोगों का आपसी समर्थन जो होता है वह एक दूसरे के विचारों को समझने में मदद करता है। यह आपसी समझ को बढ़ाता है और समस्याओं का सही समाधान निकालने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। संवेदनशील समर्थन बोल सकते हैं इसको। तो यह एक स्वस्थ संवाद में लोगों का आपसी समर्थन होता है, एक दूसरे के विचार को समझने में मदद करता है, यह आपसी समझ को बढ़ाता है और समस्याओं का सही समाधान निकालने का मार्ग प्रदान करता है। अगला पॉइंट है विवादों का समाधान, ठीक है। विवादों का समाधान सही मामलों में सही संवाद विवादों को सुलझाने का एक माध्यम प्रदान करता है। यदि लोग सही तरीके से बातचीत करते हैं तो विवादों का समाधान आसान हो जाता है और सहमति स्थापित करना संभव होता है। तो यदि इस प्रकार का यह स्टेप होगा तो एक स्वस्थ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा। अगला है सामूहिक साझेदारी। तो सही संवाद एक सामूहिक साझेदारी की भावना को बढ़ाती है जिससे समृद्धि, समरसता और सामूहिक उत्थान होता है। लोग मिलकर समस्याओं का सामूहिक समाधान निकालते हैं और सामूहिक सहमति के साथ काम करते हैं।
तो यह था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने बता दिया, यह भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को परिभाषित कीजिए, दोनों में अंतर बताइए। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसको परिभाषित करना। आप लोगों को पता ही होगा कि कम्युनिकेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है आप लोगों ने यह जान लिया है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में इसको परिभाषित करना है और इसको अंतर बताना, उसको देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। तो मौखिक संवाद या वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन या इसको मौखिक संवाद बोल सकते हैं। ठीक है, तो मौखिक संवाद वह संवाद होता है जिसमें व्यक्ति अपनी विचारों, भावनाओं और जानकारी को शब्दों के माध्यम से साझा करता है। जैसे मैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से आप लोगों को पहुंचा रहा हूं, तो यह क्या है? एक वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें बोले जाने वाले शब्द, भाषा और वाक्य संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मौखिक संवाद एक दूसरे को सुनने और समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से आप लोगों को बता रहा हूँ, किसके माध्यम से? फोन के माध्यम से। मैं यहाँ से बोल के आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो यह क्या हो गया? मौखिक संवाद हो गया। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसकी पहले विशेषता देख लीजिए। तो मौखिक संवाद की क्या विशेषता है? तो पहला विशेषता है भाषा का उपयोग। अभी आपको विशेषता से इसका अंतर भी समझ में आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में अंतर भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको विशेषता से ही अंतर समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बताया कि मौखिक संवाद वह संवाद होता है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जानकारी को शब्दों के माध्यम से साझा करता है। याद रखिएगा, वर्बल कम्युनिकेशन व्यक्ति जो होता है अपने विचारों, भावनाओं और जानकारियों को शब्दों के माध्यम से साझा करता है। इसकी विशेषता है भाषा का उपयोग। तो मौखिक संवाद में भाषा का उपयोग होता है और शब्दों का चयन व्यक्ति के भावनात्मक स्थिति और आत्म व्यक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, यह पहला पॉइंट आप लोगों का हो गया मौखिक संवाद की विशेषता में। याद रखिएगा, मौखिक संवाद की पहली विशेषता है कि मौखिक संवाद में भाषा का प्रयोग होता है और शब्दों का चयन व्यक्ति के भावनात्मक स्थिति और आत्म व्यक्ति पर निर्भर करता है। दूसरा है भाषा की शैली। तो वक्ता की शैली, व्याकरण, उच्चता और बोलने की गति मौखिक संवाद को प्रभावित करती है। तीसरा है साक्षरता की आवश्यकता। तो व्यक्ति को सुनने और समझने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है। ठीक है, सुनने समझने की क्या होती है? साक्षरता की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है अभिव्यक्ति की रूपरेखा। अभिव्यक्ति की रूपरेखा, मौखिक संवाद द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को सीधे रूप से स्पष्टता और अभिव्यक्ति से व्यक्त कर सकता है। जैसे मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ आप लोग स्पष्ट सुन रहे हैं, अभी मैं यही चीज इशारे आदि के माध्यम से बताऊंगा तो आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें भावनाओं के माध्यम से आप लोगों को संबोधित किया जाता है, विचारों के माध्यम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं अमौखिक संवाद इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अमौखिक संवाद वह संवाद होता है जिसमें व्यक्ति अपने भावनाओं, भावनात्मक स्थिति और जानकारी को बिना शब्दों के द्वारा समझाता है। इसमें तत्वों का उपयोग किया जाता है जैसे कि भावनाएं, आंखों की गतिविधि, हाथों का उपयोग, शरीर की भाषा। मतलब इसमें इशारों आदि के माध्यम से क्या किया जाता है? बात किया जाता है, अपनी बातों को समझाया जाता है। वो क्या होता है? वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें भावनाओं और जानकारी को शब्दों के माध्यम से समझाया जाता है, और अमौखिक संवाद वह होता है जिसमें अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, भावनात्मक स्थिति और जानकारी को बिना शब्दों के द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा भी अंतर आपको समझ में आया। अभी देखेंगे इसकी विशेषता, तो दोनों में विशेषता देखेंगे, भी अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अमौखिक संवाद की क्या विशेषता है? तो भाषा की अभावना। ठीक है, अमौखिक संवाद में भाषा की भावना होती है और इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अमौखिक संवाद जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें शब्दों का यूज नहीं किया जाता था, लेकिन जो मौखिक संवाद था उसमें शब्दों का यूज किया जाता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शारीरिक भाषा। तो अमौखिक संवाद में शारीरिक भाषा का उपयोग होता है जैसे कि मुस्कान, आंखों की चमक और अंगुलियों की गतिविधि, शरीर की गतिविधि, इन सभी का यूज होता है। ठीक है, शारीरिक अमौखिक संवाद में इन सभी चीजों का यूज होता है। किस किस का? शारीरिक भाषा का उपयोग होता है, मुस्कान, आंख की चमक और अंगुली की गतिविधि आदि का प्रयोग होता है। अगला है साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अमौखिक संवाद जो होता है इसमें साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। यह व्यक्ति के संवाद के साथ संपर्क स्थापित करता है। जैसे देखिए, गूंगे व्यक्ति जो होते हैं उन लोगों को क्या कहता है? इशारों के माध्यम से अपनी बातों को समझाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज होता है। ठीक है, और वर्बल कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है? अपनी भाषा के माध्यम से बोलकर बताया जाता है। और वर्बल कम्युनिकेशन के लिए व्यक्ति को साक्षर होना आवश्यक है, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें व्यक्ति साक्षर नहीं रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, भाषा की कमी। तो अमौखिक संवाद में भाषा की कमी होती है, लेकिन व्यक्ति अपनी भावनाओं को सीधे रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, अमौखिक कम्युनिकेशन जो होता है, अमौखिक संवाद जो होता है उसमें भाषा की कमी होती है, भाषा नहीं होता, लेकिन अपनी भावनाओं को सीधे रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। आगे देखेंगे मौखिक और अमौखिक संवाद में अंतर, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर। तो पहला है संवाद का स्वरूप। तो मौखिक संवाद शब्दों के माध्यम से होता है, जबकि अमौखिक संवाद
शब्दों के अभाव में होता है। मतलब कहने का जो मौखिक संवाद होता है वह उसमें शब्दों का यूज किया जाता है और अमौखिक संवाद में शब्दों का यूज नहीं किया जाता। अगला है संवाद की भाषा। मौखिक संवाद में भाषा का प्रयोग होता है, जबकि अमौखिक संवाद में भाषा की कमी हो सकती है, भाषा का यूज नहीं होता है। अगला पॉइंट है संवाद की समझ। तो मौखिक संवाद को समझने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है, जबकि अमौखिक संवाद को समझने के लिए साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यह तो था आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि मैंने बताया। उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल एंड रिटन स्किल। ठीक है, पूछा है ओरल प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, डिफरेंट इन दोनों में ओरल प्रेजेंटेशन स्किल और राइटिंग स्किल में अंतर बताना है। चलिए देखते हैं मौखिक प्रस्तुति कौशल, मौखिक और लिखित प्रस्तुति कौशल में अंतर भेद देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, ओरल प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है, मौखिक प्रस्तुति कौशल क्या होता है। ठीक है, तो मौखिक प्रस्तुति कौशल एक व्यक्ति की क्षमता होती है जिसमें वह अपने विचारों, जानकारी या किसी विषय को अन्य लोगों के सामने सुबोध रूप से सही तरीके से यूज करता है, प्रस्तुत करता है। यह विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और प्रस्तुति, व्यापार, मीटिंग या किसी परियोजना की रिपोर्टिंग आदि में। जैसे मैं यहाँ से मौखिक प्रेजेंटेशन या ओरल प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओरल प्रेजेंटेशन स्किल व्यक्ति की एक क्षमता होती है जिसमें वो अपने विचारों, जानकारी या किसी विषय को अन्य लोगों के सामने सुबोध रूप से सही तरीके से प्रस्तुत करता है। यह विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में प्रस्तुतियों, व्यापार, मीटिंग या किसी परियोजना की रिपोर्टिंग आदि में इसका यूज किया जा सकता है, किसका, ओरल प्रेजेंटेशन स्किल का। चलिए देखते हैं आगे, देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है, ओरल और रिटन प्रेजेंटेशन स्किल में। तो ओरल प्रेजेंटेशन स्किल और रिटन प्रेजेंटेशन स्किल हम लोग अंतर देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला मौखिक है। तो मौखिक कौशल एक संवाद का स्वरूप कौशल है जिसमें आप अपने विचारों को बोलकर दूसरे के साथ सामाजिक रूप से साझा कर सकते हैं। ठीक है, जो रिटन प्रेजेंटेशन स्किल होता है इसमें लिखित कौशल में आप अपने विचारों को शब्दों में लिखकर प्रस्तुत करते हैं और यह संवाद का स्वरूप होता है। मैं यहाँ पर दोनों कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर रिटन प्रेजेंटेशन स्किल और ओरल प्रेजेंटेशन स्किल दोनों को यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा भी है और आप लोगों को मौखिक रूप से बता भी रहा हूँ, तो यहाँ पर दोनों का यूज हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा जो मौखिक प्रेजेंटेशन स्किल होता है या मौखिक स्वरूप होता है, संवाद होता है, इसमें बोलकर आप लोगों को साझा किया जाता है, बोलकर जानकारी दी जाती है और लिखित में लिख कर जानकारी दी जाती है। ठीक है, सीधे शब्द में समझिएगा। अगला पॉइंट है सहयोगिता। तो मौखिक जो होता है ओरल प्रेजेंटेशन स्किल होता है, इसमें प्रस्तुतियां सावधानिक होती है और इसमें साक्षरता और असाक्षरता के बीच सहयोगिता होती है। ठीक है, जो मौखिक प्रेजेंटेशन स्किल होता है इसमें साक्षरता और असाक्षरता के बीच सहयोगिता होती है। और दूसरा लिखित, तो लिखित विधान या रिपोर्ट में सहयोगिता की अधिक दृष्टि नहीं होती और यह एक तरफा संवैधानिक नहीं होता है। ठीक है, तो यह दोनों में दो अंतर देखा हम लोग। अब तीसरा अंतर देखेंगे भाषा का प्रयोग, लैंग्वेज यूज। तो मौखिक प्रेजेंटेशन स्किल जो होता है, ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, इसमें मौखिक प्रस्तुतियों में भाषा का प्रयोग सामंजस्यपूर्ण, सरल और व्यावसायिक रूप से होता है और लिखित प्रस्तुति में भाषा और शैली को सुधार कर और संवाद को शैलीशील बनाने के लिए अधिक समय लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लिखने में समय लगता है। अगला है प्रवृत्ति और भावनाएं। ठीक है, इमोशन एंड टोन। तो इमोशन एंड टोन, प्रवृत्ति और भावनाएं। तो मौखिक जो होता है ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, इसमें मौखिक प्रस्तुतियों में प्रवृत्तियों और भावनाओं को सीधे रूप से व्यक्त करने की क्षमता प्रदान होती है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने प्रवृत्ति को, अपनी भावनाओं को सीधे रूप से आपके सामने क्या कर रहा हूँ, क्षमता को अपनी प्रदर्शित कर रहा हूँ आप लोग सामने। ठीक है, तो यही बोला कि मौखिक प्रस्तुतियां प्रवृत्तियों और भावनाओं को सीधे रूप से व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जबकि रिटन प्रेजेंटेशन स्किल में प्रस्तुतियों, भाषा के माध्यम से ही प्रवृत्तियां और भावनाओं को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल होता है इसमें प्रस्तुति, भाषा के माध्यम से प्रवृत्ति और भावनाओं को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है प्रतिसाद या रिस्पॉन्स। तो मौखिक जो होता है ओरल प्रेजेंटेशन स्किल होता है, इसमें प्रस्तुतियों में तुरंत प्रतिसाद और संवाद संभावना होती है जिससे सुनने वालों का सहभागिता बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, सुनने वालों का सहभागिता बढ़ता है। और जो रिटन प्रेजेंटेशन स्किल होता है इसमें प्रस्तुतियों में प्रतिसाद में विलंब हो सकता है और समानता, इसमें तुरंत संवाद की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का 4 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया और चारों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।